बाज नहीं आ रहा। चीन में चल रहे ब्रिक्स इजलास में एक बार फिर से भारत ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और दीगर ममालिक से भी अपील कर कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर के जंग लड़ी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ब्रिक्स ममालिक, जिस तरीके से बात हुई है, अब पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे ये ममालिक? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन में चल रहे ब्रिक्स के नवे इजलास में हैं। पीएम ने ब्रिक्स मीटिंग में जमकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी ममालिक में अमन के लिए ब्रिक्स ममालिक का मुत्तहिद रहना बेहद जरूरी है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नवे सालाना ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। ब्रिक्स बैठक में भारत ने दहशतगर्दी का पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी मुल्कों में अमन कायम करने के लिए ब्रिक्स ममालिक का एक साथ होना जरूरी है, तभी दहशतगर्दी से लड़ा जा सकता है। भारत ने ब्रिक्स श्यामन मैनिफेस्टो के 48वें पैराग्राफ में दहशतगर्दी पर सख्त तशवीश का इजहार किया, जिसमें कहा गया कि भारत आसपास के इलाके में फैल रही दहशतगर्दी और हिफाजत के हादसों पर तशवीश करता है। इन इलाकों में तालिबान, ISIL, अलकायदा से खतरा है। वहीं ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, TTP और हिजबुल उत तहरीर का जिक्र किया गया। वाज़ेह हो कि चीन लगातार पाकिस्तानी हामी दहशतगर्द तंजीमों को बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्द कहने में अड़ंगा लगाता रहा है। लेकिन ब्रिक्स के मैनिफेस्टो में हुए दहशतगर्दी के जिक्र से भारत की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दहशतगर्दी के अलावा पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने देश में काले धन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हमारा हदफ स्मार्ट सिटी, सेहत, तरक्की और तालीम में सुधार लाना है। Restricted session was constructive. It enriched our mutual understanding and perspectives. After more than a decade of existence, BRICS has developed a robust framework for cooperation. We contribute stability and growth in a world difficulty drifting towards uncertainty. While trade and economy have been the foundation of our cooperation, our endeavors today touch diverse areas of technology, tradition, culture, agriculture, environment, energy, sports, and ICT. ब्रिक्स बैंक ने कर्ज देना शुरू कर दिया है, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश नौजवान है और यही हमारी ताकत है। हमने गरीबी से लड़ने के लिए सफाई की मुहिम छेड़ी है। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स की मजबूत पार्टनरशिप से ही तरक्की होगी। नवे ब्रिक्स समिट में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम के ब्रिक्स समिट से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया अमन की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इस पर दीगर पार्टियों की अपनी ही राय है। प्रधानमंत्री जी चाइना के दौरे पे गए हैं, ये यात्रा सफल होगी, ब्रिक्स की ये मीटिंग भी सफल होगी। प्रधानमंत्री जी के दौरे से पूरी दुनिया को उम्मीद है और उस पर वो खड़े उतरेंगे। अब नॉर्थ कोरिया का जो एग्रेसिवनेस है वो एक विश्वव्यापी चिंता बन चुकी है। इवन चाइना जैसे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र ने भी उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। तमाम दुनिया की बड़ी शक्तियों को मिलकर के उसके मनमाने पर रोक लेनी चाहिए। डोकलाम पर भारत की जीत, उसके बाद चीन में दहशतगर्दी पर पीएम मोदी के बेबाक बोल और पाकिस्तान पर दूसरे मुल्क कितने संजीदा होंगे? क्या दूसरे मुल्क पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए दबाव बनाएंगे? क्या चीन पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा? ये कई सवालात हैं जो जवाब के इंतजार में हैं।
लेकिन भारत के बेबाक बोल से दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और भारत को इससे यकीनी फायदे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रिक्स ममालिक का नवा इजलास इस वक्त चीन में चल रहा है और शियोमिन में जो आज की सरगर्मी देखी गई उसको एक बड़ी सिफारती जीत मानी जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से। खास बात यह है कि पहली मर्तबा भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका नाम शामिल किया और इसको लेकर के एक कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी सिफारती जीत इसे माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या चाइना आइंदा वक्त में पाकिस्तान का साथ देना छोड़ देगा? क्या दहशतगर्दी को लेकर के चाइना भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तनकीद करता रहेगा? इन सब के बीच में आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका भी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को कई बार सख्त तनकीद कर चुका है और साफ तौर पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने को लेकर के पाकिस्तान की मजम्मत कर चुका है। इन सब के बीच जो आज का डेवलपमेंट है वो कितना अहम है? ब्रिक्स ममालिक में जब ब्रिक्स के बाकायदा घोषणा पत्र में यह चीज शामिल हो गई और इसमें सभी ब्रिक्स ममालिक की अगर रजामंदी होती है तो इसका असर आने वाले वक्त में क्या होगा? इसका हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं जो इस वक्त उसका ओहदा है और हिंदुस्तान की जो एक तस्वीर है, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर इसमें इजाफा होगा? ये तमाम अपने आप में सवालात हैं। लेकिन यह सवाल भी अपने आप में है कि पिछली बार जब ब्रिक्स का इजलास यानी कि 8वां इजलास गोवा में हो रहा था उस वक्त भारत ने पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसको लेकर के तनकीद की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त यह कहा गया था कि चाइना ने इसकी मजम्मत की। लेकिन अब की बार चाइना भी इसमें हामी भरता हुआ नजर आया। तो इन सब के बीच में इसके क्या असरात हो सकते हैं और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच का क्या कुछ जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिल सकता है? ये तमाम पहलू और इन तमाम पहलुओं पर हम मजीद बातचीत करेंगे। इन पर जो हम तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट यानी कि साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद हैं जे के त्रिपाठी साहब, और डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और अमलेदु उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का प्रोग्राम में खुसूसी इस्तकबाल। त्रिपाठी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जो आज का डेवलपमेंट है, कई तरह की बात की जा रही कि पाकिस्तान के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है, बड़ी सिफारती जीत है, और इन सब के बीच में यह भी बात कही जा रही कि हिंदुस्तान का जो वकार है बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो बढ़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं? क्या इन सब बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के वकार की बात बताऊं तो निश्चित ही हिंदुस्तान का वकार बैनुल अक़वामी सतह पे बढ़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि अब हिंदुस्तान रीजनल और इंटरनेशनल फोरम पे एक प्लेयर बन चुका है, जो कि अब एटलीस्ट रीजनल फोरम पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, इम्प्रेस करने की ताकत रखता है। और ये चीज साफ साफ इसमें ब्रिक्स सम्मेलन में दिखाई दी है। दूसरी चीज जो है कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो डिक्लेरेशन में बात की गई है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, इस हिसाब से कि अभी तक भारत हमेशा ये कहता आया था, पिछले ही नहीं उसके पहले वाले सम्मेलनों में भी, कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक घोषणा पत्र में बयान देना चाहिए, लेकिन चीन के एतराज के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार चीन ने ये बयान, ये चीज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात, और पाकिस्तान में रहे 2 दहशतगर्द उनको ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो बात आई है इससे एक साबित हो गया है कि चीन भी इसमें हामी भरता हुआ नजर आया है। और ये चीज बहुत बड़ी एक जीत है। आप अगर इसको और उसके साथ मिलाकर के देखें कि पहले चीन जो था वो पाकिस्तान के एक दहशतगर्द के खिलाफ यूएन की कार्रवाई में वीटो करता आ रहा था, अभी 6 महीने की, लेकिन इस पिछली बार 3 महीने के वीटो किया था। और अब थोड़ा सा और चीन के रुख में सुधार दिखा है कि अब चीन ने इसको भी माना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करनी चाहिए। तो ये चीज कहीं न कहीं
हमारे स्टेटस को सर जब घोषणा पत्र में ये चीजें शामिल हो जाती हैं, पैरा 48 में ये तमाम चीजें हैं और 10 तंजीमों का जिक्र है और इस पे देखिए ब्रिक्स के सभी ममालिक की कहीं ना कहीं रजामंदी है, तो हम ये माने कि एक्सेप्टेंस सीधे सीधे पूरी चाइना की भी है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को लेकर के उसके रुख में कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है। जी, एक्सेप्टेंस तो साफ जाहिर है कि इसमें एक्सेप्टेंस चाइना की नहीं होती तो ये डिक्लेरेशन होता ही नहीं हो पाता। अच्छा। तब्दीली की जहां तक बात है, हाँ तब्दीली दिखेगी, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें या हम ये उम्मीद करें कि रातों रात चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा या उसकी मदम्मत करेगा, वो नहीं है। मतलब एक डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन एक कदम ही है एक तरह से, ये भी एक कदम है। ये इसलिए भी देखिए कि जो CPEC है चाइना का प्रोजेक्ट, उसके करीब 52-5300 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में अभी तक 1200 से ऊपर चाइनीज इंजीनियर या एक्सपर्ट्स जान गंवा चुके हैं। यानी हर 4 किलोमीटर पे औसतन एक चाइनीज मारा गया है, जो कि आतंकवाद, कुछ ज्यादातर आतंकवाद के थ्रू मारे गए और कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए। तो चीन भी कहीं न कहीं ये समझ रहा है कि इस चीज को अगर हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो हमारे ऊपर ही खतरा बनता है। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। SP सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप एक देख रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अगर हम आपसे जानना चाहें कि ये ब्रिक्स में इस तरह की कामयाबी कैसे मुमकिन हो पाई, क्योंकि इससे पहले हमको याद है कि जब गोवा में 8वां इजलास हो रहा था उस वक्त तो चाइना की रजामंदी, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी और यह भी कहा गया कि चाइना ने बल्कि इसकी मुखालिफत की थी। अब की बार एक्सेप्टेंस आना, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर हालात कुछ चेंज हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अब ये आने वाला वक्त जो है वो मुश्किलों भरा हो सकता है? देखिए, आज से 2000 साल पहले चीन का एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, उसका नाम था सुन त्सू, और सुन त्सू के 31 नेतृत्व या वॉर के स्ट्रेटजी और लीडरशिप पे टिप्पणी है। उसमें 2-4 टिप्पणी आपको मैं सुनाता हूं कि आर्ट ऑफ सुप्रीम वॉरफेयर जो है उसमें उसकी जो सार तथ्य ये है कि दुश्मन को घुटने टेकवा दो, हरा दो, बिना बुलेट फायर किए, बिना लड़े हुए। ये उसका एक टिप्पणी कोट है, हाँ। कोट है। दूसरा कोट है कि पहले एक सफल योद्धा वो होता है कि वॉर में जाने से पहले ही वो ऐसी परिस्थिति बना देता है कि दुश्मन मानसिक रूप से और मिलिट्री रूप से हार चुका होता है। इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आप स्वरूप दे सकते हैं। तो आप देखिए कि आप डोकलाम में वहां पे भी हारा। आप ये देखिए, तीसरा जो उसका स्टेटमेंट था, वो योद्धा जो जानता है कि कब बैटल ज्वाइन करो और कब बैटल ज्वाइन न करो, वही योद्धा लड़ाई में जीतता है। और चौथा चीज जो कहता है कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर में जो साइकोलॉजिकल जो मोरल एस्पेक्ट है, जो इच्छा शक्ति है दुश्मन की, पहले उसको तोड़ो, इसके पहले की। तो सर ये सारे कोड्स जो है, सारे कोड्स आप डोकलाम से रिलेट कीजिए, पूरी तरह फिट बैठ रहे हैं इस वक्त। इसमें डोकलाम से आप रिलेट कीजिए। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब मैं चाइना पे, अब डोकलाम पे आता हूं पहले, उसके बाद कि मैं ब्रिक्स में आऊंगा। डोकलाम में क्या था? एक चाइना, एक देश जो बुलडोज करने में बिलीव करता है, बुली करने में बिलीव करता है और दादागिरी करने में विश्वास करता है, उस देश को प्रधानमंत्री जी ने कौन सा अस्त्र इस्तेमाल किया? उस अस्त्र का नाम है मौन अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा इफेक्टिव, कारगर साबित हुआ। वो जितना साइकोलॉजिकल, चाइना की 3 स्ट्रेटजी रही है मिस्टर सौद। पहला मीडिया वॉरफेयर, 3 वॉर स्ट्रेटजी है, मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड लीगल वॉरफेयर। तीनों वॉरफेयर को इस्तेमाल करके उसने सोचा, जैसे फिलीपींस को जीता था, जैसे भूटान को डराने की कोशिश किया, वो सोचा हिंदुस्तान की क्या हैसियत है, वो डर जाएगा, घुटने टिक देगा। वो भूलता था कि आज के हिंदुस्तान 1962 के हिंदुस्तान नहीं है। अब आइए ब्रिक्स क्यों प्रेसिडेंट जी झुका? क्योंकि ब्रिक्स का स्टेक्स बहुत हाई था। अंत तक हिंदुस्तान ने यह सिग्नल नहीं दिया कि मोदी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो यदि मोदी जी नहीं जाते तो एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र, बहुत शक्तिशाली एशिया का देश यदि ब्रिक्स में नहीं जा रहा, सिर्फ 5 सदस्य में यदि वो नहीं जा रहे, तो प्रेसिडेंट जी की तो इज्जत की और छवि की थुथु हो जाती, थुथु मैमे हो जाती। इस डर से
उसको झुकना पड़ा। और जो हिंदुस्तान ने जो ब्रिक्स कार्ड खेला वो बहुत मास्टर स्ट्रोक था, और उसका जितना भी कूटनीति का, इंडियन फॉरेन सर्विस का और हिंदुस्तान के सरकार की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। बहरहाल जो आपने सर कोट्स जो बताए वो कम से कम हिंदुस्तान पर इस वक्त बिल्कुल सटीक ठीक बैठ रहे हैं, और इन सब का असर क्या होगा जरा हम इस पर भी बातचीत करेंगे। मोहम्मद शोराब साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। कहा यह जा रहा है कि 8 दिनों के अंदर यह हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जीत है, पहले डोकलाम उसके बाद ब्रिक्स, इसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा आपसे कि एसपी सिन्हा साहब जो बातें कह रहे हैं इन सब के बीच कारोबार और बिजनेस कितना अहम है, यह भी जरूर जानना चाहूंगा मैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कुछ। जरूर, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की जहां तक वकार और छवि की बात है, ये बहुत पहले ही से है, हजारों साल पहले से है, और एक सिविलाइजेशन के रूप में है, कल्चर्ड नेशन के रूप में है इस बात। लेकिन जहां तक फॉरेन पॉलिसी का मामला है, मैं नहीं समझता हूं कि नेहरू के एरा में जो फॉरेन पॉलिसी जिस वक्त हिंदुस्तान का जो वकार था वो आज है। उस वक्त हम लीडर्स थे, आज फॉलोअर्स बने हुए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि बहुत ज्यादा आप भी रीड कर रहे हैं और हमारे दूसरे साथी भी रीड कर रहे हैं, जो भी आज चाइना में ब्रिक्स के समिट मीटिंग में जो भी बात कही गई है दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हम बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं। हमको एग्जैक्ट रीड करना चाहिए ताकि हमको मदद मिले। ब्रिक्स के खुद 2 कंट्रीज, कोई भी 2 कंट्रीज बैनुल-अक़वामी इशू, एक बैनुल-अक़वामी इशू पर एक पेज पर नहीं खड़े हुए हैं। इनके बीच इतने डिफरेंसेज है। और गोवा में जो समिट हुआ था, हिंदुस्तान के सरजमीन पर ही वो डिक्लेरेशन में नहीं ला सका, वहां पर सिर्फ हिंदुस्तान को ये बात कहने की आजादी दी गई है, वो डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको मैं बता रहा हूं, चाइना से और पाकिस्तान से डिपर रिलेशन में आ गया। चाइना और पाकिस्तान के डिपर से रिलेशन के साथ मैं ये भी जरूर समझना चाहूंगा सर। आज की मेरी जो मैं ये समझना चाह रहा था, मैं यही मैनिफेस्टो में है तो क्या ये नहीं, मैं समझ रहा हूं, बस मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, तो मैनिफेस्टो में आना और डिक्लेरेशन में आना, इसमें क्या फर्क है, जरा मैं ये समझना चाह रहा हूं। समझ गया ना? ये मैनिफेस्टो में ये कि हमने वहां पर ये बात, फलाना ने ये बात कहा, फलाना ने ये बात कहा। डिक्लेरेशन जो है वो एक तरह के ज्वाइंट वॉइस होता है, कॉमन वॉइस होता है। ये ज्वाइंट वॉइस नहीं है, ज्वाइंट वॉइस हो नहीं सकता है, समझ गया ना? मैं इस वक्त की जो जियो स्ट्रेटजी सिनेरियो जो इमर्ज कर रहा है रीजनली एंड ग्लोबली, वहां पर हिंदुस्तान के अलावा तमाम जो ब्रिक्स के कंट्री हैं वो अमेरिका से उनको बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है। वो अमेरिकन पॉलिसी को अफगानिस्तान के अंदर देखना चाहते हैं, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव को देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जब स्टेटमेंट दिया तो उसमें सिर्फ चाइना नहीं, रशिया ने पाकिस्तान के जम के सपोर्ट किया। रशिया ने अमेरिका से कहा कि ये बहुत ये ऐसी पॉलिसी है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चाइना भी यही कहा था। सर, ये अपने आप में देखिए बहुत अहम है, मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये अपने आप में बहुत अहम जो आप बात कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन में ये ज्वाइंट ज्यादा रीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको मिसलीड होना पड़ता है, हम अपने इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम इसमें ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं? डेफिनेटली, इसमें नहीं कहा था। मैं आ रहा हूं सर, हमारी एक कामयाबी जरूर है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर की कामयाबी जरूर है कि इस इशू को उसने एग्रेसिवली उठाया। लेकिन दहशतगर्दी को हर दुनिया का कोई 4 कंट्री, 3 कंट्री, 2 कंट्री जो मेजर कंट्रीज हैं, दहशतगर्दी के डेफिनेशन पर एक नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अब देखना होगा कि ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, हर कंट्रीज को अपने बात कहने की आजादी दी गई है, वो अपने आप में एक। चलिए सर, मैं त्रिपाठी साहब आपसे और एसपी सिन्हा साहब आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन अभी अमलेंदु जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, इसका बैनुल-अक़वामी सतह पर और भारत के अंदर अगर हम अंदरूनी सियासत की बात करें तो इस पर क्या असर आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो और एक्साइटमेंट पर भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा जो शोराब साहब कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो देश के अंदर एक वातावरण बन रहा था पिछले लगभग 2-2.5 महीने से कि चीन से अब आर पार की लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए। हमारे मंत्रीगण भी कहने लगे थे सन 1962 का चीन भारत नहीं है। तो उस सब को किनारे करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत समझदारी भरा कदम उठाया कि वो इस समिट में गए। चूंकि ये ब्रिक्स का जो फोरम है वो कोई सामरिक महत्व का नहीं है, इसका आर्थिक महत्व है, इसका व्यावसायिक महत्व है और उसी के लिए फोरम बना था। बिल्कुल। और उसमें अगर भारत नहीं जाता, अगर प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा नहीं लेते तो ये भारत का नुकसान होता, किसी और का नुकसान नहीं होता। चूंकि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो इस दुनिया की
43% आबादी है और 30% जीडीपी में उनका हिस्सा है। तो इसलिए भारत उससे अलग नहीं हो सकता। और जो आपको याद होगा कि 2009 में ये बना, मतलब पहली इसकी बैठक हुई, और 2008 में मंदी पूरी दुनिया में थी, और ब्रिक्स देश जो थे उन्होंने उस मंदी से उबरने के लिए इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल। और काफी हद तक उसमें आगे बढ़े हैं, कामयाबी भी मिली है। कामयाबी मिली है। और आज जो बैंक्स की जो एक कहीं ना कहीं है एक स्ट्रक्चर सामने आया, उसने भी बहुत मदद की। और आज जो जारी हुआ है संयुक्त घोषणा पत्र, उसमें भी वो उस बैंक को मजबूत बनाने की बात, आपस के रिश्ते, व्यापार किस तरीके से मजबूत हो, इस तरह की सारी बातें हुई हैं। अब मैं आता हूं आपको आतंकवाद की बात जहां तक आई है। देखिए, जिस आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नाम उसमें आया है और बहुत बड़ी जीत है भारत की, तो पहली बात कि भारत की तरफ से मुझे तो कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिखा कि इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया जाए। पहली ये चीज नहीं, पाकिस्तान की तंजीमों का अब हाँ सुनिए हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इसलिए भारत की इसमें जीत और हार किसी की इसमें है नहीं। दूसरी चीज जैसे अलकायदा का या हाँ नहीं सुनिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, उससे पहले ये जो नाम आए हैं, ये आए हैं जो घोषणा पत्र का पॉइंट है 48, और 48 से पहले आया है 43। ठीक है। 43 में मौसुल पे इराक के कब्जे की सराहना की गई है, उसको बधाई दी गई है। उसके आगे जब आते हैं तो पॉइंट आता है 47, और 47 पॉइंट पे जो है अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले की निंदा की जाती है। और उसी के संबंध में ये 48 आया है, और उसमें ये कहा गया है कि तालिबान, ISIL, गैश, अलकायदा और इसके सहयोगियों द्वारा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, कुल 10 तंजीमों का जिक्र है। जी, 10 है। इसमें से 2 लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो है, इन 2 को हम पाकिस्तान का कह सकते हैं। अलकायदा नहीं, अलकायदा तो विश्वव्यापी है। हाँ, ठीक है ना। चलिए, हाँ, और इन दोनों का भी संबंध, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का भी जो है भारत से ज्यादा संबंध अफगानिस्तान से लेकर के है। और जो 49 पॉइंट है, उसमें यह बात कही भी गई है कि जिन देशों में भी ये इनको समर्थन दिया जा रहा है, यहाँ है, वहां की सरकारें इनके खिलाफ काम करें। तो इसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं है, बल्कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न था, उस पे एक समझदारी बनी देशों, 5 देशों की। बहुत अच्छी बात है। और जो शी जिनपिंग ने जो अपना उद्घाटन भाषण दिया था, जो एक टेररिज्म को लेकर के अलग अलग डिफिनेशन की बात शुराब साहब कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बात कही जा रही है कि ठीक है, ज्वाइंट मैनिफेस्टो में ये बात आ गई, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा। ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन। ठीक है, मैं इसी पर आ रहा हूँ, इसी पर आऊंगा। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं आपकी बात अमलिंदु जी, इसी ज्वाइंट डिक्लेरेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कहीं ये नहीं है कि हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे या पाकिस्तान इनको समर्थन दे रहा है। किसी का नाम नहीं लिया गया है इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, किसी का नाम नहीं लिया गया है। और हमने भी जो है आधिकारिक तौर पे किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, इन संगठनों पे, जिन आतंकवादी संगठनों की बात है, इनकी बात की गई है। भारत ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं, इसे अभी तक नहीं शामिल किया जाता था, नाम नहीं लिया जाता था। क्या इसे अब सफारती जीत नहीं मानेंगे जब आप देखते हैं कि 8वें इजलास में कुछ बातों पर चीन जो है ऐतराज जताता है, अब की बार खुद ज्वाइंट मैनिफेस्टो में ये बात शामिल की जाती है, चीन की एक्सेप्टेंस है, तो क्या ये डिप्लोमेटिक जीत नहीं है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, डिप्लोमेसी में जीत और हार नहीं होती है। डिप्लोमेसी जो होती है वो चीजों को ठीक करने के लिए होती है, अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय सतह पर रखने के लिए होती है। तो उस डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि ना जीत ना हार, आप अपनी बात को बहुत करीने से, आप बहुत सलीके से अपनी बात तो रख रहे हैं। ये भी तो एक कामयाबी है। आप नहीं रख पा रहे हैं तो वो नाकामयाबी है। अगर आप अच्छे वे में रख पा रहे हैं। नाकामयाब कब थे? जब दुनिया जो थी 2 ध्रुवीय हो गई थी, नाटो और वार्सा के युद्ध हो रहे थे, उस समय भी भारत ने पंचशील समझौता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की थी। ठीक है। और मजबूत था। तीसरी दुनिया का आंदोलन जो था वो बहुत मजबूत था, हम एक मजबूत आवाज थे। तो भारत कभी पीछे नहीं रहा है, और भारत का ठीक है, मतलब ये एक मजबूत इतिहास और मजबूत तारीख रही है। इसको हम इंस्टेंट डेवलपमेंट या फिर इंस्टेंट जो है इसको एक बड़े कदम के तौर पर ना देख करके, बल्कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहिए। लेकिन मैं इस पर सिन्हा साहब और त्रिपाठी साहब आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, जल्द से लौटते हैं इस ब्रेक के बाद, उसके बाद आपके पास आते हैं।
तो दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का डंका, चीन में बेबाक बोल नजर आए और जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो ब्रिक्स इजलास में सामने रखा गया उसमें पैरा 48 में भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों का भी जिक्र किया। इसे एक बड़ी सिफारती जीत मानी जा रही है क्योंकि जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो रखा गया उसमें सभी ब्रिक्स ममालिक देशों की यानी कि ममालिक की एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि चाइना ने भी कहीं ना कहीं इन तंजीमों को दहशतगर्दाना तंजीमें माना है। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। जो बातें इससे पहले ब्रेक से पहले चाहे वो अमलेंदु उपाध्याय साहब हों या फिर शोराब साहब हों, उन जो कह रहे थे उस पर जरा रिएक्शन लेते हैं जनरल एसपी सिन्हा साहब आपसे और फॉर्मर डिप्लोमेट से जेके त्रिपाठी साहब से। लेकिन त्रिपाठी साहब पहले आपसे कि जो भी बातें कही जा रही हैं, हमें क्या फौरन इंस्टेंट लेकर के इससे खुश हो जाने की जरूरत है और हम क्या बहुत जल्दी रिएक्ट कर दे रहे हैं आजकल के वक्त में, जैसा कि शोराब साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं शोराब साहब की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें बहुत ज्यादा खुश होकर के नाचना नहीं चाहिए। हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हमने इतनी बड़ी फतेह हासिल की है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हमें ठीक है, ये फतेह है या एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है, हमारी कामयाबी है हमारी डिप्लोमेसी की, वो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें हमेशा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमें जो हमने अभी मोमेंटम जारी किया, तैयार किया, उस मोमेंटम को जारी रखना चाहिए। नहीं तो अगर उस मोमेंटम को हम कम करेंगे तो फिर से हम बैक टू स्क्वायर। लेकिन बीते 8 दिनों में जो डेवलपमेंट आया, डोकलाम के इशू को सभी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और वहां पर चीन को किस तरीके की मात खानी पड़ी, जो बात कही जा रही है। और अब जो ब्रिक्स में ये बात की गई ज्वाइंट मैनिफेस्टो, जैसा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, ये बात कही जा रही है शोराब साहब की तरफ से। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा लेकिन ज्वाइंट मैनिफेस्टो में ये बात है, एक्सेप्टेंस है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या इस पर देखिए, ये मेरे ख्याल से ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, क्योंकि पहले जब सवेरे रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग हुई थी लीडर्स की, उसके बाद प्लेनरी हुई आफ्टरनून में, और प्लेनरी के वक्त ये डिक्लेरेशन हुआ। हमारे विदेश मंत्रालय की सचिव जो हैं प्रीति सरन, उन्होंने टीवी पर आई, उन्होंने कहा कि ये डिक्लेरेशन है और इसके इतने इतने पॉइंट्स हैं। तो ये डिक्लेरेशन है, वो ये होता है कि जब प्लेनरी में मीटिंग कर रहे होते हैं लीडर्स, तभी एक सहमति बनती नजर आती है और बैक डोर में जाकर के अधिकारी जो है आपस में विचार विमर्श करके ज्वाइंट डिक्लेरेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये वो स्टेज है जो ये बताती है कि हाँ, ठीक है, हम इस बात पे सहमत हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सिन्हा साहब से मैं इसी पर रिएक्शन लूंगा। सिन्हा साहब, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं? इसके दो पहलू हैं कि पहला है कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया गया है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, HM हिजबुल मुजाहिदीन का नाम, ये कितना उल्लेखनीय है, कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात। और दूसरा, इसका दूरगामी हम लोग की क्या दृष्टि सोच है इस पर। तो पहला चीज पे इसमें कोई शक नहीं है कि एक नया अध्याय लिखा गया है ब्रिक्स के रिश्तों में, पांचों देश के रिश्तों में। और जो चीन गोवा में इस बात को नहीं राइटिंग में अलाउ किया, जो चीन कहा था कि मोदी जी ये मुद्दा को न उठाएं चीन में ब्रिक्स में मीटिंग में, जो चीन पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहता था कि वो पूरी तरह उसका ख्याल रखेगा ब्रिक्स के मीटिंग में, उसको वीटो इस्तेमाल करता है। हाँ, उसको विवश होके ये चैप्टर इंक्लूड करना पड़ा उसको, और उसको एग्री करना पड़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कूटनीति, पहली बात। दूसरी बात, अब दूरगामी असर इसका क्या होगा। देखिए, आप बिच्छू को यदि अगरबत्ती या सांप को अगरबत्ती दिखाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपका दोस्त बन गया, तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। ऐसा नहीं। चीन और पाकिस्तान के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप 1962 के बाद एक उदाहरण मुझे दे दीजिए जिसमें चीन और पाकिस्तान ने हमारे हित में कोई अच्छा काम किया हो, एक उदाहरण, कभी भी नहीं। तो जब जो आदमी इतिहास से नहीं सीखता है, इतिहास उसको फिर मारता है सिखाने के लिए। हम बार बार ऐसी गलती नहीं कर सकते। हम डीएनए, पाकिस्तान और चीन के डीएनए को जानते हुए उस पर यदि विश्वास करेंगे लेकिन तो आत्मघात होगा। टेररिज्म की अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं। अब सवाल ये होता है कि जब टेररिज्म पांचों देश, सुनिए मिस्टर सो सुनिए, जब पांचों देश ने ये मान लिया है कि लश्कर तौबा, HM और जैश ए मोहम्मद ये आतंकवादी संगठन है, तो अब हमें चाहिए थोड़ा एक्सीलेटर और दबाएं और पूछें कि फॉलो अप एक्शन इसका क्या है।
तो क्या ये इतना आसान होगा सर? देखिए आज ये बात कह दी गई, हम एक्सीलेटर दबा देंगे तो कहीं कुछ ऐसा ना हो कि गाड़ी ओवर स्पीड हो जाए। मिस्टर तो सौद, हमको एक ओवर सेकंड, स्पीड से भी तो बचना होगा ना एक सर? सेकंड। हाँ। आप पहला जो शतरंज का चाल खेला उसमें एडवांटेज पोजीशन पे हो गए ना, ठीक है, तो अब उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। यही है कूटनीति की सफलता, यही है कूटनीति की क्षमता। आप उसको एक्सप्लॉइट कीजिए। क्या आप एग्री किए थे कि ये अभिशाप है? आगे प्लान क्या कर रहे हैं? अब क्या करना है? ठीक है, तो सुराब साहब क्या कहेंगे? देखिए ये एक तो कह रहे हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन ही है, इस पर कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है उससे हमको बाहर निकलना होगा, और दूसरी बात कि अब हमें आगे कहीं ना कहीं इससे एडवांटेज ही मिलेगा। जी देखिए, दो चीज मैं कहूंगा। एक तो कंसेंसस ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म की, चाहे डेफिनेशन जो भी हो, डेफिनेशन अलग अलग कंट्री का है, जो भी हो, एक टेररिज्म के खिलाफ एक जहनियत बन रही है, कंसेंसस बन रहा है कि भाई ये टेररिज्म, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, इसको दुनिया का कोई एक बेवकूफ ही इसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सर बात तो यही हो जाती है ना कि पाकिस्तान भी वही बात करता है, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी की तो बात ठीक करता है, कहता है सबसे ज्यादा मुतासिर मैं हूं। वही तो मैं कह रहा हूं कि टेररिज्म का एक डेफिनेशन है ही नहीं है, लेकिन टेररिज्म शुड बी कंडेम्ड एंड इट शुड नॉट बी इनकरेज्ड। ये एक कंसेंसस बन रही है। ठीक है, देखिए यहां पर जो आज जो डिक्लेरेशन कही है या मैनिफेस्टो कही है, जो भी उसका नाम दीजिए, उसमें दो चीजें हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसको दुनिया जानती है, हम आप जानते हैं, हम हिंदुस्तान विक्टिम है उसका, वो जो है उसका नाम उसमें इंक्लूड किया है। लेकिन एक चीज और देखे होंगे कि जो चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस जिसको ईस्टर्न तुर्किस्तान कहते हैं, और उसी नाम से ईस्टर्न तुर्किस्तान लिबरेशन फोर्स कुछ करके है दहशतगर्द तंजीम में, उसका भी नाम उसमें इंक्लूडेड है। आप देखे होंगे कि 6 महीना पहले चाइना ने हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज किया था कि उसके लीडर्स दिल्ली में रह रहे हैं एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय इंडिया, है ना? ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जी, दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय इंडिया, दे आर लिविंग इन दिल्ली। तो आप यूं देखिए कि किस तरह से उन लोगों का नाम इंक्लूड करके और हमारे ही कंट्री को सपोर्ट लेके हमको कहां पर वो घेरा है चाइना, इस चीज को देखने की जरूरत ठीक है, बिल्कुल सही बात। और वो मुस्तकबिल में इसी को ट्रेड ऑफ वही वाली बात है कि ड्रैगन अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो ये इस चीज को देखिए, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर रीड करने की जरूरत वो शायद कहीं हमारे कामयाबी तो नहीं कि नाम अपने मेरी बात सुने, हमारे कामयाबी के लिए जो संस्कृत का जो वर्ड है, थोड़ा धीरज के साथ और संभल के और पैसेंस के साथ पढ़ने की जरूरत है। बहुत ही प्रॉपर वर्ड है वो, और तभी हम अपनी स्ट्रेटजी को बना पाएंगे। ज्यादा एक्साइटेड होंगे तो हम मैसेज को, आवाम को गलत मैसेज देंगे और लीडरशिप हमारी फेल कर जाएगी। ठीक है, अमरिंदर सर, इसी पर क्या आप जोड़ना चाहेंगे कि यही बात है और इस तरीके से आप भी देखते हैं कि क्या वाकई हमको आगे और ज्यादा संभलने की जरूरत है, या फिर अब हमारे पास कम से कम एडवांटेज है और हम इस एडवांटेज को कहीं ना कहीं बुना सकते हैं? नहीं, लेकिन जो बात अभी शोराब साहब कह रहे हैं, मैं उसकी रोशनी में ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ, मैं शोराब साहब की बात से बिल्कुल मतलब सहमति है, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं मैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमको सिर्फ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद का नाम आ जाने से ही खुश नहीं होना चाहिए। बाकी जो इसमें नाम आए हैं बाकी उनके संगठनों के, तो वो उसकी भी स्टडी जरूरी है और उनके भी सबके कहीं ना कहीं। अब देखिए जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान का नाम आया है, ये सीधे सीधा रूस से इसका संबंध है, रूस की दवाओं में इसका मतलब ये आया है नाम। तो इसलिए इसमें सिर्फ भारत का आ गया है या चीन का आ गया है, सवाल ये नहीं है। बात ये है कि इसमें कई आतंकी संगठनों के नाम आए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कहा गया है कि सरकारें जो वहां जो कर रही हैं उसको कंट्रोल करें, ये बात कही गई है। तो ये जी बहुत इशारा है। सेकंड दीजिए, जब इस तरह का नाम लिस्टिंग हुआ है तो किस किस चीज पे प्रतिबंध लगेगा? उनके इन ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों के मूवमेंट पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, उनके वेपन्स पे, ड्रग ट्रैफिकिंग पे, टेरर फाइनेंसिंग पे, इस सब पे रोक लगेगा। और इसके लिए मुस्तकबिल में इसीलिए हमको प्रगतिशील होना, इस बात इंडिया को ही नहीं बल्कि सभी ब्रिक्स ममालिक को इसका फायदा होगा। लेकिन इन सब के बीच में कुछ और पहलुओं पर भी जरूर बातचीत करूंगा, क्योंकि जहां अभी ब्रिक्स ममालिक इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं अमेरिका की जो रद्द अमल सामने आया उस पर भी हम जरा इस पर बातचीत करेंगे, मजीद इस पहलू को भी समझेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर इस पहलू पर आगे बढ़ते हैं।
तो दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का डंका और बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखता रहा है, लेकिन ब्रिक्स में चाइना कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के अड़ंगा अपना लगाता रहा था। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी सिफारती जीत है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम दहशतगर्द तंजीमों का भी जिक्र बाकायदा ज्वाइंट मैनिफेस्टो में हिंदुस्तान की तरफ से किया गया और यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन इसका क्या कुछ असर होगा, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान की रोशनी में समझना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अगर हम पस मंजर में देखें इसको तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका का हमेशा नजर आता था पाकिस्तान की तरफ, दूसरी तरफ चाइना की तो खुली दोस्ती थी, लेकिन अब चाइना कुछ इस तरह की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं दूर का इशारा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तो सीधे सीधे तनकीद की है। तो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ है और इससे हिंदुस्तान को फायदा क्या हो रहा है? देखिए, इससे हिंदुस्तान को फायदा यह हो रहा है कि पाकिस्तान को घेरने में एक आसानी होगी। दो दहशतगर्द पहले ही अमेरिका उनको वो कर चुका है, कोई मजम्मत कर चुका और उनको बैन कर चुका है। अब दो को चाइना अगर दो का नाम ले रहा है तो इसका मतलब साउथ एशिया पॉलिसी के तहत जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ रहा था उस वक्त बाकायदा पनाहगाह बताया और तमाम बातें कह करके कहीं ना कहीं सख्त तनकीद भी की, तो उसका भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर मॉरल दबाव तो होगा ही। जी बिल्कुल दबाव होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने देखिए इसीलिए कहा था कि वही होने के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि फिर अमेरिका ने थोड़ा सा सॉफ्टनिंग की अपने स्टैंड में, कहा कि नहीं हम बातचीत करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक चीज वो तो है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा है, और प्रेशर एक ही ओर से नहीं कई ओर से पड़ रहा है, पूरे वेस्ट से पड़ रहा है। चाइना से थोड़ा बहुत प्रेशर अब शुरू हुआ है CPEC में उनके लोगों के मरने के बाद, और वेस्टर्न चाइनीज प्रोविंस में इस्लामिक दहशतगर्दी के बाद, तो वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ना शुरू हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारे और दोस्तों ने कहा, हमें इसी पे खुश नहीं होना चाहिए। हमको आगे बड़ी सावधानी से ये टेम्पो जो है, ये मोमेंटम जारी रखना चाहिए, और अब हमको ये कोशिश करनी चाहिए एक नए सिरे से कि दहशतगर्दी की एक परिभाषा हो जी, और कम से कम एक यूनिफॉर्म परिभाषा है, यानी कि यूनिफॉर्म जो डेफिनेशन है वो भी निकल करके सामने आए। शुराब सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो सवाल मैंने त्रिपाठी सर से पूछा वही सवाल आपसे भी, और ये एक यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं डेफिनेशन की क्या जरूरत नहीं है? ये भी बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसी डेफिनेशन के ना होने की वजह से कोई टेररिज्म को प्रॉपअप कर रहा है, कोई कंडेम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ है। इसकी बहुत जरूरत है, और इसके पहले मैं समझता हूं कि कामयाबी इसमें कब मिलेगी, जब निगोसिएशन का कल्चर फ्लॉरिश करेगा, कि रे हमारी जो डिप्लोमेसी का कल्चर जब फ्लॉरिश करेगा, कन्फ्रंटेशंस वाली जो एटीट्यूड है, जो लैंग्वेज है, जो अप्रोच है, उसको जब आप सप्रेस करेंगे, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग को जब डेवलप करेंगे, तब फिर वहां कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को क्रश करने में आपको एक कॉलेक्टिव। लेकिन सर ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? दहशतगर्दी को तो हम सभी समझते हैं, नहीं दूसरी बात अपने अपने स्टाइल से डिफाइन करना, नहीं दूसरी बात ये जो मैं ये कह रहा हूँ, खासकर हिंदुस्तान के हवाले से जो सबसे सेंसिटिव मैटर ये है कि हम इस 70 साल के दौरान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो मेंटेन किए हैं, इसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टिल्ट कर जाएंगे अमेरिका। मेंटेन तो हो रहा है इस वक्त। नहीं, अगर बहुत ज्यादा टिल्ट कर गए इजराइल अमेरिका की तरफ, तो फिर हमारी जो हम क्राई आउट कर रहे हैं टेररिज्म को लेके, दुनिया नहीं सुनेगी। इसलिए कि हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बोथ स्टेट्स अमेरिका एंड इजराइल आर द बिगेस्ट टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। वो डेलिबरेटली करते हैं, पूरी उनकी फॉरेन पॉलिसी टेररिज्म की अप्रोच पे बेस करती है। पूरी उनकी जो स्ट्रेटजिक एम्बिशंस हैं, जो हेजोमेनिक एम्बिशंस हैं ग्लोबली एंड रीजनली, उसमें टेररिज्म, अहम बात आप कह रहे हैं जी, उसमें टेररिज्म एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी को, रिलेशनशिप को इंप्रूव कर रहे हैं, करें। फॉरेन पॉलिसी में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इसको मजबूत करें, कैसे हम और राइट को राइट एंड रॉन्ग को रॉन्ग की पोजीशन लेके चले। गांधी को हमको हमेशा इन्वोक करना पड़ेगा, नेहरू को इन्वोक करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं,
तभी हम फॉलोअर लीडरशिप हम फिर से अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। एसपी सिन्हा साहब, ज्यादा अगर हम झुके अमेरिका की तरफ और इजराइल की तरफ, तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। नहीं, हम फॉलोअर्स बनकर आ जाएंगे एंड फाइनली विल बिकम द फॉलोअर्स ऑफ टेररिस्ट। आपने शुरुआत में बात कही थी जी, हम नहीं सिर्फ बात नहीं की थी, हम लोग टेररिस्ट स्टेट के फॉलोअर बन जाएंगे, फिर हमारी दुनिया नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। इस पर आपका मिस्टर सौद, थोड़ा सौरभ भाई साहब से थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हटूंगा, जरूर, हम भी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसी बात पर आपसे चाहूंगा कि आपका रद्द अमल सामने आए। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इनसे डिफर करूंगा, हालांकि मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरा अपना, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक है, और इसमें कोई किसी को बुरा प्लीज बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप बड़े हैं हमसे। हाँ, नेहरू जी इस देश के लिए एक डिजास्टर थे। जितनी इस देश की समस्या है वो नेहरू जी की देन है। अपने पर्सनल, अपना नेम और फेम के लिए उन्होंने जो जो कदम उठाए वो देश के लिए बहुत घातक साबित हुआ। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमसे ले लीजिए, मना कर दिया। जब परमानेंट यूएनएससी का परमानेंट सदस्यता की बात थी, मना कर दिया, चीन को दे दिया। एनएसजी की बात थी, चीन को दे दिया। ऐसे ऐसे उसका आज हम भुगत रहे हैं, वो गलतियों का अंजाम भुगत रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मिस्टर सौद, बस 30 सेकंड्स मोर मैं लूंगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप ये मान के चलिए कि जो कूटनीति है वो स्टेट ऑफ डायनेमिक्स में है, स्टैटिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक डील में हमको देखना पड़ेगा इसमें मेरा क्या, कोई हमारा परमानेंट फिक्स्ड आइडिया नहीं होना चाहिए। वो तो सर माइंड में रहता ही है। तो इस डील में हमारा क्या फायदा है? जब हम इस मार्ग पे चलेंगे और इतना फ्लेक्सिबल रहेंगे और सिर्फ राष्ट्रहित के बारे में सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है हम सही मार्ग पे होंगे। यदि हम फिक्स्ड आइडियाज लेके किसी देश को अपना पूरा लॉयल्टी दे देंगे और उसके इशारे पे हम नाचेंगे, तो हम फिर गड्ढे में गिरेंगे। तो बात तो सर वही हुई ना जो शराब साहब कह रहे थे। एकदम सही, इस बात में मैं शराब साहब से सहमत हूं। लेकिन बस वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो नेहरू जी की बात पर कहीं ना कहीं आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। एकदम नहीं। ठीक है शराब साहब, मैं इस पर जरूर रिएक्शन चाहूंगा छोटा सा। नहीं, अब ठीक है, सिन्हा साहब की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उसमें ये नहीं है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नेहरू के कंट्रीब्यूशंस को हम भुला नहीं सकते हैं। उसने बड़े बुरे वक्त में, जिस वक्त पूरे यूरोप इस इंतजार में बैठा हुआ था कि जब कॉलोनियल आजादी के बाद ये देश एक नहीं रही हो पाएगा, और जिस तरह से उसने एक किया, नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग का जो काम किया, वो अपने आप में एक मॉडल है, एक मिसाल है जिसको दुनिया ने नकल किया है। ऐसे नहीं है कि कहीं कुछ गलतियां नहीं होती और ऐसा नहीं है कि कुछ कामयाबियां नहीं होती हैं, सब कुछ मिला जुला होता है। हो सकता है कि सिन्हा साहब के पास एक बेसिक ज्यादा बढ़िया एक मॉडल हो, बिल्कुल हम उसे इनकार नहीं कर बिल्कुल। अमलेंदु सर, ये जो हम पाकिस्तान के पस मंजर में उसके नुक्ता नज़र से हम जो बात कर रहे थे, जो बात मैंने त्रिपाठी से पूछी कि आखिर पाकिस्तान के लिए इस वक्त का जो दौर है वो कैसा है, जहां उसका दोस्त जो खुले तौर पर चाइना उसकी हर वक्त हिमायत करता था, वो अब इस तरफ आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा दिखता था, अब उसकी भी तनकीद आ रही है। तो पाकिस्तान कहां जाए और हिंदुस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दो राष्ट्र हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार है, दूसरी सेना और आईएसआई है। दोनों अलग अलग हैं। हम जब पाकिस्तान को संयुक्त करके बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जहां तक वहां की सेना और आईएसआई का संबंध है, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कट्टरपंथी ताकतें और आतंकवादी ताकतें जो उसके अंदर शामिल हैं। जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, वहां सरकारों का सवाल है, तो वो हमारी तरीके से ही पीड़ित है, जैसे कि वो लोग बात करते भी हैं। हमारी भलाई इसमें है कि हम वहां जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको मजबूत होने दें और ये बराबर प्रयास करें कि हमारे पड़ोस में हमको यहाँ सेना हावी नहीं होने पाए, आगे बढ़ना होगा, डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ना होगा कि वहां लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत हो। जब वहां लोकतंत्र मजबूत होगा, देखिए हमें नहीं भूलना पड़ेगा, उसको नहीं भूलना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम अपने दुश्मन बदल सकते हैं, अपने मित्र बदल सकते हैं, अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। और देखिए, जहां तक चीन से भी हमारा संबंध है, सन 62 के बाद से हमारा भले ही हमारा चीन से सीमा विवाद है, नहीं सुलझा हो, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि सन 62 से लेकर आज तक चीन के साथ हमारी एक बार भी एक गोली नहीं चली है।
ये सबसे बड़ी बात है। और हमें इस और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान हर दूसरे दिन गोलीबारी हर दूसरे दिन तो ये गोलीबारी भी जरूरी है सर। हाँ। बहुत शॉर्ट वक्त है इसलिए फाइनल रिएक्शन ले रहे हैं 10-10 सेकंड में। सर जो अभी डेवलपमेंट है ब्रिक्स में, जो भी चीज निकल करके सामने आ रही है और ज्वाइंट मैनिफेस्टो में, इसको किस तरह से देखते हैं हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से सर 10 सेकंड में? अमलेंदु सर। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रयास है। और मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि मैं फ्यूचरिस्टिक बात पूछना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में क्या सर? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया ब्रिक्स में जाने का। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मंच है और आधी आबादी दुनिया की इन ब्रिक्स देशों में है और उनकी भलाई के लिए है। सबसे बात यह है कि पांचों मुल्क जो है फ्यूचर में फायदा होगा, फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। जगत त्रिपाठी सर। देखिए, इससे फ्यूचर में फायदा तो होगा और उसमें यह भी है कि फ्यूचर में हमें पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्टेप लेने के लिए एक सहारा मिल गया है। और ठीक है, और ये सहारा है और कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज देगा। सिन्हा सर। ये ब्रिक्स के बाद ये बहुत कड़ा संदेश गया है कि चीन हिंदुस्तान को बुली नहीं कर सकता और हिंदुस्तान की आवाज उसकी और उसके सुझाव को मानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। ठीक है, शुराब सर। ये ब्रिक्स के जितने भी ममालिक हैं उनको अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपस में जो एक रिकॉन्सिलिएशन बहुत जरूरी है। जब तक आपस में कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा ब्रिक ऐसे टेररिज्म को लेकर के कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म डिफिनीशन की जो जरूरत है आज कम से कम हम इस बहस में निकल करके सामने आ रही है, वो भी बहुत जरूरी है। कम से कम ये डिफाइन तो हो, क्योंकि जिस दहशतगर्दी को लेकर के हम बात करते हैं और पाकिस्तान की तनकीद करते हैं, पाकिस्तान उसी से सबसे ज्यादा अपने आप को मुतासिर बता देता है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना इतना ही होगा कि आने वाले वक्त में कितना कुछ आगे हिंदुस्तान के लिए मुस्तकबिल में बेहतर होता है। लेकिन इतना तो तय है कि चाइना पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की एक बड़ी सिफारती जीत तो है। अब आगे इसी टेम्पो को बनाए रखना है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।
नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, आपके साथ हाजिर हम लेकर सलाम हिंदुस्तान। आइए आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स समिट में मिली हिंदुस्तान को एक और सफारती कामयाबी। पीएम मोदी ने किया पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों का पर्दाफाश, दहशतगर्दी को बताया दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आज से कांग्रेस के मिशन गुजरात का आगाज। राहुल गांधी ने शुरू किया अहमदाबाद से मुहिम गुजरात। पार्टी कारकुनान और सदूर से भी मुलाकात की। मोदी कैबिनेट तोसी को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी। कांग्रेस ने नीतीश पर लगाया घुटने टेकने का इल्जाम। जेडीयू ने कहा बीजेपी की थी तोसी। गोरखपुर के बाद फर्रुखाबाद में भी मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़। ऑक्सीजन की कमी से